हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो लॉ ऑफिसर 2021 का यानी आने वाला जो आपका नोटिफिकेशन है आरआरबी लॉ ऑफिसर का, जो जून के मिड तक आ जाएगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि देखिए ये कोविड के दौरान तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, उसके बाद भी टाइम मिलेगा, नोटिफिकेशन पर टाइम से आ जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके रखें, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाए। तो बिल्कुल डिले मत करें। हर एक सब्जेक्ट का आप एक टाइम टेबल बना लें, एक चार्ट प्रिपेयर कर लें, जिससे आपको ये रहे कि आप रोज़ाना हर एक चैप्टर पे फोकस करें। थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। और लॉ का जो भी वीडियो है और पीडीएफ है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ये श्योर रहें कि लॉ का जो भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, जो टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हू बहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि अब तक जितने भी लॉ के पेपर हुए हैं, जिन्होंने मेरे पीडीएफ लिए हैं और जिन्होंने मतलब पीडीएफ लेकर क्वेश्चन किए हैं, उनको उनको लॉ का पेपर काफ़ी आसान लगा है। क्योंकि देखिए लॉ के पेपर में हमारा वेयर एक्ट बहुत है, हमारा सिलेबस बहुत है। हम कितने सिलेबस पढ़ेंगे और पता लगे कि किसी सिलेबस से मुझे एक क्वेश्चन मिलने हैं या दो क्वेश्चन मिलने हैं या एक ही क्वेश्चन मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं कि लॉ का जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है उसको कवर कैसे करें। तो आपको ये पीडीएफ में और वीडियो में आपको हर एक एक्ट से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि जो आपके अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं या आने की संभावना है। रही बात जो अमेंडमेंट होते हैं, तो बिल्कुल जो अमेंडमेंट होता है वो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी हमने पीडीएफ में शामिल किए हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, काफ़ी प्रमोट करिए इस वीडियो को, और पीडीएफ जो जो लेंगे उनका काफ़ी अच्छा ये सब्जेक्ट होगा। एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने किसी टॉपिक को, ठीक है, तो वो देखिएगा। और इसका ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उनको लॉ का पेपर काफ़ी आसान लगा है, क्योंकि देखिए लॉ के पेपर में हमारा वेयर एक्ट बहुत है, हमारा सिलेबस बहुत है। हम कितने सिलेबस पढ़ेंगे और पता लगे कि किसी सिलेबस से मुझे एक क्वेश्चन मिलने हैं या दो क्वेश्चन मिलने हैं या एक ही क्वेश्चन मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं कि लॉ का जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है उसको कवर कैसे करें। तो आपको ये पीडीएफ में और वीडियो में आपको हर एक एक्ट से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि जो आपके अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं या आने की संभावना है। रही बात जो अमेंडमेंट होते हैं, तो बिल्कुल जो अमेंडमेंट होता है वो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी हमने पीडीएफ में शामिल किए हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, काफ़ी प्रमोट करिए इस वीडियो को, और पीडीएफ जो जो लेंगे उनका काफ़ी अच्छा ये सब्जेक्ट होगा। एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने किसी टॉपिक को, ठीक है, तो वो देखिएगा। और इसका ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसका आंसर खुद करिए। आपको देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपको सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितने भी लॉ के क्वेश्चन लगाए होंगे उन्हीं से चीज़ें जुड़ी रहती हैं। बस थोड़ा सा कोरिलेट करिए और आपको आंसर खुद ब खुद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो वैसे स्पेशली आपके आरआरबी लॉ ऑफिसर का है, ठीक है। स्पेशली आपका ये काम करेगा लॉ ऑफिसर का, आरआरबी का, क्योंकि इस वीडियो में आपको उनसे जितने भी बैकग्राउंड से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके नाबार्ड से हों, ठीक है, चाहे वो आरआरबी एक्ट से हों, इनके भी क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। और ये आपका बेनिफिशियर रहेगा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, केनरा बैंक, एलआईसी, आईबीपीएस के जितने भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए भी यूजफुल है। ऐसा नहीं कि इनके लिए काम नहीं करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि चूंकि ये आरआरबी का है तो स्पेशली उसी के लिए, आरआरबी लॉ ऑफिसर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए द सीपीआईओ। सीपीआईओ क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। देखिए ये है क्वेश्चन आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया हुआ है? 2005 में आया हुआ है, ठीक है। इसके तहत अगर हम, जैसे सेक्शन 6 मैंने आपको पढ़ाया भी है, और ये शायद क्वेश्चन रिपीट है या नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट का, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो इसका सेक्शन 6 यानी धारा 6 है, धारा 6 क्या कहता है? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन यानी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के या
किसी भी प्राइवेट एंटिटी से अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो सेक्शन 6 के तहत आप जो है इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, यानी सूचना को प्राप्त करने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। और वहाँ पे कौन होगा? सीपीआई होगा, यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी कहते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कितने दिन के अंदर? या तो वो आपके रिक्वेस्ट पे, ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्राप्त करने पे या तो सूचना आपको देगा, ठीक है, या तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और या तो उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। तो ये डेट याद रखिएगा कि 30 दिनों के अंदर आपको सूचना या तो वो दे सकता है और या रिजेक्ट कर सकता है। तो सेक्शन 6 यहाँ पे याद रखिएगा। आरटीआई एक्ट 2005 का है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कब केम इनटू फोर्स हुआ ये आप कमेंट में करके बताइएगा। केम इनटू फोर्स कब आरटीआई एक्ट का हुआ है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो सूचना से छूट है, यानी जो सीपीआई हो, जो अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, रिजेक्ट कर देता है, तो वो सेक्शन 8 के तहत, यानी धारा 8 के तहत ये इसका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 में बताया गया है एग्जेम्पशन है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा उस इन्फॉर्मेशन को, या गवर्नमेंट के द्वारा बार है कि उसका इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हैं, तो वो सेक्शन 8 के थ्रू वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अब सेक्शन 6 मैंने आपको बताया, सेक्शन 8 बताया। 7 में क्या है? 7 में है, अगर आप जो सूचना मांगते हैं ना उसे सीपीआईओ से, तो वो कितने दिनों के अंदर उसका निपटारा होगा, उसमें डेज बताई गई, यानी 30 डेज के अंदर वह तो सूचना देगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट बी, यानी जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? ये हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, यानी 2013 की बात कर रहे हैं। तो 2013 के अकॉर्डिंग एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो निदेशक होते हैं, यानी डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पूछ रहा है ये, कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 3। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल आप जान लें। जब हम कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 149(1) पढ़ते हैं, कंपनी एक्ट 2013 का, तो यहाँ पे रिक्वायर्स दैट एवरी कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं, शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3। ठीक है, 3 डायरेक्टर उनको रखनी होगी अगर वो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के मामले में, यानी पब्लिक कंपनी तो 3 डायरेक्टर होंगे और 2 डायरेक्टर होंगे प्राइवेट कंपनी में। तो ये चीज़ें याद रख लें, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कंपनी में? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टर्स की एक आपकी समझ लीजिए सेक्शन आप 149 का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे 2013 कंपनी अधिनियम का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन है, देखिए। सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1 जो है कंपनी एक्ट 2013 का, वहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम, और 1 पर्सन कंपनी अगर तो 1 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए? 15 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये आप कंपनी एक्ट अगर आपके पास है तो वहाँ पे चीज़ें जरूर पढ़ के एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। द राइट ऑफ रिड्रेसल इज शॉर्ट फॉर अगेंस्ट, यानी जो हमारा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है, ये बात हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। ठीक है, पहले ये 1986 का था, अब ये पूरा अमेंड हो गया है और ये 2019 का हो गया है। तो क्या क्या कंज्यूमर के राइट हैं? ठीक है, एक रिड्रेसल जो होता है, राइट ऑफ रिड्रेसल के खिलाफ क्या अनुतोष क्या प्राप्त होते हैं? अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो, या कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो, या कोई अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन होता है तो, या सारे। ठीक है, या कोई नहीं। तो जो हमारा अनुतोष प्राप्त होता है वो होता है ये सारे होंगे। ठीक है, यानी तीनों में से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम इसके खिलाफ जो है हमको एक रिलीफ प्राप्त होगी, एक राइट टू रिड्रेसल प्राप्त होता है हमें, उसके अनुसार हमें एक रिलीफ मिलेगी अगर इनमें से कुछ होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो कंज्यूमर्स का राइट है वो बताया गया है। अब हम 2019 का पूरा एक्ट पढ़ेंगे, 1986 का जो है 1986 का एक्ट नहीं पढ़ेंगे। और इसमें जब हम सेक्शन 2 का सब सेक्शन 9 पढ़ते हैं, ठीक है, यानी धारा 2 की उपधारा 9 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स के राइट बताए गए हैं। क्या क्या कंज्यूमर्स के राइट होंगे वो इस धारा में बताया गया है। यहाँ पे पहला कंज्यूमर का जो राइट है कि अगर कोई गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, ठीक है, वो अगर हमारे लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए प्रॉपर्टी के लिए अगर वो हजार्डस यानी खतरनाक है तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट हमें एक राइट मिला है कि उसके अगेंस्ट हम लोग एक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे सुरक्षित या संरक्षित भी कर सकते हैं।
दूसरा राइट क्या है, जो हमारे गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, या उनकी पोटेंसी क्या है, या उनकी प्योरिटी क्या है, ठीक है, या उसकी प्राइस क्या है। समझ रहे हैं आप। देखिए, जो हमारे गुड्स हैं या प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, इनके लिए हमारे पास क्या राइट है। राइट क्या है कि ये जो हमारे गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इसकी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसकी पोटेंसी क्या है, ठीक है, इसकी प्योरिटी क्या है, और इसका प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ें हमको जानने का अधिकार है। तो ये दूसरा अधिकार हो गया। ये जो इसका तीसरा राइट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, दोनों में हम देखते हैं, अगर जैसे कुछ हुआ है, जैसे क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, या अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कंज्यूमर के साथ, तो उसके पास भी राइट ऑफ कंज्यूमर है। एक चीज़ ये हो गई। और एक जो और इम्पॉर्टेंट राइट्स आती है वो क्या है, वो है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस है, यानी उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार 2(9) में बताया गया है। तो ये सारे राइट कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, और इन सब के खिलाफ आप अगर कुछ गलत होती है, कुछ कमी है, यानी अगर इसके आगे अगर 2 का सबसेक्शन 10 पढ़ेंगे, यानी 2 का सबसेक्शन सेक्शन 2 का सबसेक्शन 10 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या है, डिफेक्ट है। अगर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आप सर्विसेज या किसी भी आपके गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट है, तो उसकी जो शुद्धता है या मानक है क्षमता, उसके अगेंस्ट आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और जब हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 देखते हैं ना, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 देखते हैं, तो उसमें क्या है, कमी है, डिफिशियंसी है, यानी या तो डिफेक्ट है 10 में, और 11 में है डिफिशियंसी, कमी है। अगर किसी सर्विसेज में कमी है तो उसके अगेंस्ट भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। What is the maximum time available to a consumer for lodging complaint to ombudsman? यानी एक जो कंज्यूमर है वो आरबीआई का ओम्बुड्समैन में कितने दिनों के अंदर उसके पास कितना टाइम होता है सफिशिएंट कि वो एक कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है। पहला ऑप्शन है कि 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट मेड टू बैंक एंड नो रिप्लाई रिसीव्ड। दूसरा ऑप्शन है कि 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट रिप्लाई रिसीव्ड बट कस्टमर नॉट सेटिस्फाई। तीसरा ऑप्शन है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द बैंक बट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट विद द बैंक वेयर रिप्लाई हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। या 1 या 2, इनमें से क्या ग्राउंड है। देखिए, ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट क्यों लॉन्च करेंगे, अगर आप किसी बैंक से किसी भी उसकी सर्विसेज या उसकी किसी भी त्रुटि से आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं, या कोई आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत हो गया, पैसा गलत कट गया है, या कुछ भी है, तो उसमें आपको 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप कंप्लेंट, यानी 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट मेड टू बैंक एंड नो रिप्लाई रिसीव्ड, यानी 1 महीने के अंदर आप बैंक में कंप्लेंट करेंगे और बैंक के द्वारा आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो आप जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन को एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा है 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट रिप्लाई रिसीव्ड बट कस्टमर नॉट सेटिस्फाई। बैंक ने आपको राइट कर दिया है बट आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, तो ये ऑप्शन दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही, यानी हमारा इधर 1 और 2 होगा। आपके पास 30 दिन का सफिशिएंट टाइम होता है, आप बैंक में कंप्लेंट कर दें और उससे अगर आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला आप सेटिस्फाई नहीं हो, फिर भी आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में 30 दिन के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर मिल गया है और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो आप 30 दिन के अंदर कंप्लेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे मेंटल एगोनी के लिए, ठीक है, मेंटल एगोनी के लिए अगर आपको मिलेगा कंपनसेशन, कितना मिलेगा, तो वहाँ पे 1 लाख मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कंपनसेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंपनसेशन होगा 20 लाख। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस? क्या उनकी भूमिका क्या होती है, जो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, जो एक योग्य क्रेता होते हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका होती है? तो उनकी भूमिका होती है, द क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स वुड इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट स्कीम, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। ये आप सरफेसी एक्ट पढ़ते हैं, सरफेसी एक्ट, तो सरफेसी एक्ट का सेक्शन 2 का सबसेक्शन यू, यानी आप वहाँ क्वालिफाइड बायर देखेंगे तो क्वालिफाइड बायर के रूप में बताया गया है कि द क्वालिफाइड इन्वेस्टर वुड इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट स्कीम, यानी वही क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होगा जो एक फाइनेंशियल एसेट स्कीम में
इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो होगा क्वालिफाइड बायर। सेक्शन 2 का सबसेक्शन यू है सरफेसी एक्ट का। मिस्टर एक्स इशूड चेक फॉर 8,000 रुपीज़ एंड लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस आफ्टर द अमाउंट इन वर्ड। यानी मिस्टर एक्स हैं, वो एक चेक बनाते हैं और चेक में सिर्फ वो 8,000 रुपये लिखते हैं, उसके आगे स्लैश वगैरह कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं सादा, ठीक है। शब्दों में भी लिख देते हैं। एंड गिव टू हिज क्लर्क, और अपने क्लर्क को दे देते हैं। हिज क्लर्क एडेड 1 0 आफ्टर अमाउंट रिटन इन फिगर एंड वाई इन अकाउंट रिटन इन वर्ड्स, ठीक है। यानी वो जीरो बढ़ाकर उसे 80,000 रुपीज़ कर लेता है, मेकिंग इज 80,000 रुपीज़ कर लेता है। द अकाउंट डिवेटेड 80,000, यानी उनके अकाउंट से पैसा 80,000 रुपये यानी 80,000 रुपीज़ कट जाते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यानी मिस्टर एक्स एक चेक इशू करते हैं 8,000 रुपीज़ का, और 8,000 के बाद कोई स्लैश कोई मतलब वो ब्लॉक नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे खुला रहता है कि आप कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, अगर उनके अकाउंट से 8,000 के बजाय 80,000 रुपये डिवेटेड हो जाते हैं, डेटेड हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यहाँ पे कस्टमर जो होगा वही उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज़ नेग्लिजेंट, यानी जो भी नेग्लिजेंट है किसकी है? वो कस्टमर की है कि उसने चेक बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखा, जो एक अल्ट्रेशन के रूप में है। तो यहाँ पे जो होगा कंज्यूमर इज लाइबल, कस्टमर इज लाइबल फॉर द लॉस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो भी लॉस होगा वो कस्टमर का होगा, क्योंकि उसने क्या किया है? नेग्लिजेंट किया है चेक के साथ। क्योंकि जो मिस्टर एक्स हैं उनके अल्ट्रेशन की वजह से जो नेग्लिजेंस हुआ है उसके लिए लॉस तो उनको भरना पड़ेगा। तो 80,000 रुपये जो कटे हैं वो लॉस इन्हीं के ऊपर जाएगा। द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन ऑन January 22, 2021 under Consumer Protection Act 2019. In this case, suit can be filed by which of the following option? यानी जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, अगर उसके तहत कोई 22 जनवरी 2021 को कोई भी एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, तो जो हमारा शूट होगा वो कितने दिनों के अंदर हम फाइल कर सकते हैं? तो वहाँ जो इसका सूट का लिमिटेशन है वो है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल है। ये होगा विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उससे उस डेट से यानी 22 जनवरी 2021 से लेकर 2 साल के अंदर हम सूट फाइल कर सकते हैं। जब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का सेक्शन 69 यानी 69वां सेक्शन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ लिमिटेशन पीरियड, और वो लिमिटेशन पीरियड लिखा हुआ कि अगर 2 वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया है तो फिर आपको शूट फाइल करने नहीं दिया जाएगा। या फिर एक बात और होती है, अगर आपके पास कोई रीज़नेबल कॉज है कि हाँ उस वक्त कुछ ऐसा घटना घटित हो गया था कि हम उस डेट को नहीं पहुंच पाए थे, तो आप आगे भी कोर्ट के द्वारा आपको टाइम दिया सकता है। बट लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 2 साल होगा। फॉर टर्म लोन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स। टर्म लोन जो हमारा उसके लिए लिमिटेशन की अवधि 3 साल है, लेकिन 3 साल कब से मानी जाएगी? ये 2 चीज़ें आपके लिए, क्या डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से माना जाएगा, क्या डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से माना जाएगा, क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट से माना जाएगा, या डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट से माना जाएगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी आप कमेंट में करके बताते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3 साल का पीरियड है ना, वो टर्म लोन के कंडीशन में तो लिया जाएगा पहला जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो पहला मतलब इनका जो एक इंस्टॉलमेंट है उस डेट से 3 साल लिया जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ड्यू डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर कोई जैसे पहला इंस्टॉलमेंट हो या कोई इंस्टॉलमेंट हो, डिफ़ॉल्ट अगर डेट है तो डिफ़ॉल्ट डेट से 3 साल लिया जाएगा। यानी ये दोनों हमारा सही है, बोथ 3 और 4, यानी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट और डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन अ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ से हमारा 3 साल जो है ऐड देखा जाएगा, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड यहीं से पूरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइंडिंग अ नोटिस। इनमें से कौन से ग्राउंड हैं, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिनमें एक नोटिस पाने की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें से जो रिक्वायरमेंट है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग गिवन द बोरोवर टाइम ऑफ 60 डेज टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, बिल्कुल, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। इट मस्ट स्पेसिफाई दैट द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज़ राइट टू एक्सरसाइज एनी एक्शन ओवर द एसेट, अगर कोई एक्शन लिया जाता है एसेट पे तो वहाँ पे भी एक नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। इट मस्ट गिव डिटेल ऑफ अमाउंट पेएबल बाय द बोरोवर, अगर बोरोवर के द्वारा कोई अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, पेएबल है कोई अमाउंट, उसकी डिटेल द सिक्योर्ड एसेट इंटेंडेड टू बी इन्फोर्स, तो इस कंडीशन में भी आपको एक नोटिस पाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे
ऑल ऑफ द अबव होगी, यानी इन ये तीनों ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के बेस पे आपको जो है एक रिक्वायरमेंट्स होगी नोटिस की। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड 31 मार्च 2021, it is mandatory to file the particulars for registration of mortgage with the SARFAESI by deposit of title deeds within days of creation of the mortgage in respect of all mortgages created on after 31st March 2021। कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा अभी एक अधिसूचना जारी की गई थी 31 मार्च 2021 तक के पहले कि कितने दिनों के अंदर, ठीक है, अगर आप कोई असेट को कोई बंधक लेते हो या कोई असेट आप अपने पास रखते हो तो उसका पंजीकरण जो है सरसई में कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य किया गया है। तो उसका पंजीकरण जो होना चाहिए वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए सरसई में। अगर आपने किसी एसेट का मॉर्गेज करवाया है या कोई असेट जो है आपने रिकवर किया है, रिकवरी की है, कुछ भी होना चाहिए, तो उसका जो एक पूरी मतलब उसकी फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन है ना, फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सरसई के पास। सरसई के पास रजिस्टर्ड 30 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जानी चाहिए। तो ये 31 मार्च 2021 तक अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो सरसई के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इतने थे क्वेश्चन आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और देखिए अभी जून में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, कंफर्म है। इससे पहले 2020 के कम से कम 16 वीडियो उसमें अपलोड हैं, ठीक है। 16 वीडियो पड़े हैं, कम से कम कुछ नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रखिए कि अभी जून में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जून में अभी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी लॉ ऑफिसर का। तो 2020 के कम से कम 2020 में मैंने 16 वीडियो पढ़ाए हैं, ठीक है। 16 वीडियो हैं, आप जो है सर्च करके देख सकते हैं ताशु एकेडमी पे। 16 वीडियो है, आप अगर जाके प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आपको 16 वीडियो टोटल मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ये वीडियो देखे हैं उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आया, उन्होंने कमेंट भी मुझे किया था। तो काफ़ी आप 16 वीडियो से देखकर ही आपका काफ़ी काम हो सकता है कि कितने एक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये 2021 वाली सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट भी करते रहिए। और अगर जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इस समय काफ़ी कोविड का दौर भी चल रहा है, तो अपने आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।